गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे राष्ट्रपति जो पढ़ रहे थे उसी की आगे। ठीक है, तो जो हम लोग राष्ट्रपति में क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारा टॉपिक क्या है, शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जिन लोगों ने नहीं देखा है उससे पहले और तो पुराने सारे वीडियो देख लें तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रकार देखते हैं पहले, कितने प्रकार की शक्तियाँ, फिर एक एक शक्ति को हम लोग आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, पहली है कार्यपालिकाई शक्तियाँ। कार्यपालिकाई शक्तियाँ इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरी है विधायी शक्तियाँ, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ आप लोग लिख लेंगे। फाइनेंशियल पावर 3 हो गए। चौथा नंबर है आपका जुडिशियल पावर, हिंदी में न्यायिक शक्तियाँ। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट है मिलिट्री पावर्स और डिप्लोमेटिक पावर्स। मिलिट्री पावर्स आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है, सैन्य शक्तियाँ या मिलिट्री पावर्स, MILITARY। ठीक, लास्ट है कूटनीतिक शक्तियाँ या डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स, इनके जैसे नाम है उसी हिसाब से पावर्स हैं, तो उसमें कोई खास याद करने वाला नहीं है। हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग कार्यपालिकाई शक्तियाँ। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कार्यपालिकाई शक्तियाँ। कार्यपालिकाई शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसको समझने से पहले आपको ये पता जो होना जरूरी है कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था राज्य। पहले हम कार्यपालिका समझ लेते हैं, फिर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, राज्य, राज्य के 4 घटक थे। ठीक है, पहला था आपका लैंड, भूमि। एक था आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन। और एक था आपका संप्रभुता। हमारा जरूरी है चौथा नंबर सरकार। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ इस समय सरकार से है। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका। यहीं से आपको समझना है। अब कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वही शक्तियां आपकी हैं यहाँ पर, कार्यपालिका ही शक्तियां, ठीक है। विधायिका शक्तियां, विधान बनाने को लेकर। विधान क्या होता है? विधायिका क्या करती है? विधान बनाना। ये कार्यपालिका विधान लागू करती है। विधान का मतलब कानून, एक्ट, नियम, ठीक है। न्यायपालिका न्याय करती है इसी कानून के आधार पर, ठीक है। कानून के आधार पर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, विधायिका ने कानून बनाया कि चोरी करना अपराध है, ठीक है। अब ये कार्यपालिका लागू करेगी कि चोरी करना अपराध है। जैसे लागू करेगी तो जो भी चोरी करेगा उसको क्या करेगी? पकड़ लेगी। जब पकड़ लेगी तो सिर्फ इसका काम पकड़ना है और खोज करना है, मामले की जांच करना। कार्यपालिका कार्यपालिका के रूप में होती है पुलिस आपकी, ठीक है। वो जांच करेगी मामले की और ये मामला जाएगा कहाँ पर? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपकी लोअर जुडिशरी, अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, ठीक है, उनके पास जाएगा मामला। वहाँ जज बैठे हुए, वो निर्णय करेंगे, ठीक है, कि चोरी की है कि नहीं की है तो सज़ा मिलेगी। सज़ा कैसे मिलेगी? जो कानून बना था, विधायिका ने जो बनाया था उसके आधार पर। तो बेसिक फंक्शन आप लोग इसमें देख लिया क्या होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कार्यपालिका की शक्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके सबसे ज़रूरी क्या है कि कार्यपालिका में शामिल कौन कौन है, ठीक है। कार्यपालिका में शामिल है जितने लोग काम कर रहे हैं। देखो, विधायिका में कौन है उसको याद कर लेंगे आप लोग तो बाकी खुद ही याद हो जाएंगे। संसद है, विधायिका में केवल संसद शामिल है। संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है, ऐसा संविधान में उल्लिखित भी है, ठीक। इसके अलावा जो बचा पोर्शन संसद के अलावा, वो सब किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का। तो संसद में होते हैं सांसद। सांसद को छोड़कर जो लोग बचे सरकार में, वो सारे कार्यपालिका के पार्ट हैं, ठीक। न्यायपालिका में आप लोगों को पता ही है जितने जज हैं, अब कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, सब ये जज हैं, ये न्यायपालिका का हिस्सा है। अब जो बचे वो कौन से बच्चे हैं जो कार्यपालिका में आएंगे, ठीक है। जैसे आपकी सरकार, सरकार किसको आप बोलते हैं? आपका प्रधानमंत्री, इसकी मंत्रिपरिषद, ये सब हिस्सा है कार्यपालिका का। अभी भी आप स्पष्ट नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। आपका सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में सीएजी का। इसके अलावा आपका महान्यायवादी, आपका नहीं सरकार का, क्योंकि हर किसी को सलाह चाहिए होती है, सलाह के लिए अटॉर्नी जनरल, ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका निर्वाचन आयोग, ये सब क्या है? सब कार्यपालिका का हिस्सा हैं, क्योंकि सब काम कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद, इनके नीचे सब आईएएस आईपीएस जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सब कार्यपालिका का हिस्सा हैं। ब्यूरोक्रेट मतलब ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आईएएस आईपीएस जो भी हैं सब इसी का हिस्सा है। आईएएस आईपीएस से लेके बाबू तक, ठीक है, ये सारे हैं इसके नीचे कार्यपालिका का ही हिस्सा हैं, ठीक है। अब इतनी बातें आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका का मतलब ये लोग, ठीक है, प्रधानमंत्री, सीएजी, न्यायवादी, निर्वाचन आयोग, ये सारे, फाइनेंस कमीशन बनता है, SC ST कमीशन है, OBC कमीशन है, ठीक है, सब कार्यपालिका का काम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कार्यपालिका की कार्य कौन से हैं राष्ट्रपति के? तो पहला काम, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यहाँ दिखाई पड़े, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिका के राष्ट्रपति के लिए कि सभी जो कार्यपालिका के काम होंगे सरकार के
सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुखिया है। सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या? सभी काम से मतलब ये है, सरकार के द्वारा कुछ भी जारी किया था, कोई आदेश जारी होता है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होगा। कुछ भी, इवन जो विदेशों से संधियाँ होती हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम से होंगी। जैसे जो पीएसयू होते हैं, पीएसयू के जो शेयर हैं, पीएसयू के शेयर होल्डिंग किसके पास होती है? मोदी जी के पास नहीं है, राष्ट्रपति जी के पास है। दैट इज प्रेजेंटली द्रौपदी मुर्मू जी के पास। ठीक है, तो जो भी काम होंगे सब सरकार के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। दूसरा काम क्या है? यह राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, हर किसी को तो नहीं नियुक्त कर सकता ना। मेन काम है नियुक्ति का, लेकिन जिसको बहुमत प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त दल का नेता। ठीक है, जो बहुमत प्राप्त हो जिस दल को, उसको नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री। फिर दूसरा काम क्या? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद का मतलब, चलो बताते हैं कि शब्दों से ही समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद का मतलब हुआ मंत्रियों का समूह। अब आप समझ गए होंगे, मंत्रियों का समूह हुआ तो सारे मंत्री इसमें आप आ जाएंगे। जैसे आपके कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर, ठीक है, राज्य मंत्री संघ के स्तर पर जो होते हैं, और भी मिनिस्टर जो होते हैं, वो सारे इसमें शामिल हो गए। तो मंत्रियों का समूह, इनकी नियुक्ति हो गई। ठीक, इसके अलावा ये नियुक्ति करता है और किसकी? तो हम नियुक्ति करके ही लिख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी हम लोगों ने भी पढ़ा वो, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, सरकार में होने वाली जो संवैधानिक पद हैं उसमें सारी नियुक्तियां लगभग राष्ट्रपति ही करता है। नहीं याद आता है कभी भी तो जनरली इसको टिक कर दीजिए। तो कभी नियुक्ति अगर पढ़ रहे हैं, किसी की भी नियुक्ति आप पढ़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर रहा होगा। तो जो एक्सेप्शन हो उसको आप याद करिए। ठीक है, तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा यह इनका जो भुगतान होता है उसको वो निर्धारित करता है। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन को क्या बोलते हैं? आप भुगतान लिख लीजिए। रिम्यूनरेशन, सैलरी यहीं मिलती है, इनको फिक्स मिलता है कुछ। रिम्यूनरेशन का निर्धारण भी करता है। और ये जो न्यायवादी महोदय हैं, ये राष्ट्रपति के प्लेजर तक, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ना, तो राष्ट्रपति की जब तक कृपा बनी रहती है, जब तक खुश रहता है, तब तक रहते हैं। टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये पद कब तक धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत आप लोग सोच रहे होंगे क्या है
प्रसाद भी है, पर्यंत है, पद धारण करता है। मतलब ये कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर है, जब चाहे वो हटा देगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, और भी बहुत सारी नियुक्तियां करता है, केवल यही नियुक्ति नहीं करता है। तो सारी नियुक्तियां इसकी कार्यपालिका में आएंगे। तो हमने अभी जो चर्चा की थी वही लिखते हैं। तो और नियुक्तियों के रूप में जैसे आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जहाँ चुनाव होगा वहाँ ही करेगा, लेकिन जहाँ नियुक्ति है वहाँ यही करेगा सरकार की। इसके अलावा भारत का निर्वाचन आयुक्त, भारत के निर्वाचन आयुक्त के इसलिए क्योंकि एक मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है, दो अन्य हैं, तो सबकी नियुक्ति यही करेगा। ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी का जो मुखिया होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है, और बाकी लोग होते हैं सदस्य। इन सब की नियुक्ति भी यही करेगा। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति यही करेगा। राज्यपाल आप लोग जान ही रहे हैं, जो प्रांत होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है उसका मुखिया राज्यपाल है, मध्य प्रदेश है उनका मुखिया राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा आपके वित्त आयोग है। तो ऐसे बहुत सारी नियुक्तियां हैं, वो सब वही करता है। इसके रूप में आप एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ठीक है, एनएचआरसी, सारी नियुक्तियां वही करता है। अगला काम इसका, संघ के कार्यों को संचालन करने के लिए नियम भी बनाता है। संघीय सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाता है। के लिए नियम, ठीक है। और जो यूटी होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, हिंदी में संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित ऐसा क्षेत्र जो संघ के द्वारा शासित किया जाता हो। तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से, वहाँ का जो राज्यपाल या प्रशासक होता है उसके माध्यम से राष्ट्रपति देखता है। तो इसके तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना मांग सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका एक और हो गया, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये सारे हो गए इसके जो कार्यपालिका से जुड़े हुए काम होते हैं राष्ट्रपति के, वो, ठीक है। मुख्य रूप से यही काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं जो कि कार्यपालिकाई वर्ग होते हैं। ठीक है। अब अगला होगा हम लोगों का दूसरा काम, विधायी, विधायी शक्तियाँ
या विधायी कार्य। लेजिस्लेटिव वर्क, लेजिस्लेटिव पावर्स कर दीजिए वर्क के। लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं या वर्क है इसके, वो कौन से होंगे? तो पहली बात ये, संविधान हमारा जो है अनुच्छेद 79 से जुड़ा हुआ है कि संसद का निर्माण, मतलब एक संसद में कौन कौन शामिल है? तो संसद में 3 लोग शामिल हैं। जब कोई संसद कह रहा है तो उसका मतलब 3 लोग। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, संसद में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद में तीनों सम्मिलित है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ आप लोग फिर से वही पुराना देख लीजिए। सरकार में 3 अंग होते हैं। एक आप कार्यपालिका, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा कौन सा होता है? तो याद हो गया होगा आप लोगों को, न्यायपालिका। ठीक, हम लोग आ गए हैं विधायिका पर। यहाँ पर हैं हमारे यहाँ सरकार की जो विधायिका है, उसका विधायिका का नाम क्या है? विधायिका को हम लोग संसद बोलते हैं। और संसद में कौन शामिल है? ये 3 लोग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, जो ये आपका राज्यसभा है, इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। एक बात। दूसरी बात, इसको यह भंग नहीं होता। दूसरा आपका जो लोकसभा है, इसको बोलते हैं निम्न सदन। सदन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, घर। इसीलिए यहाँ पर उच्च सदन को बोलते हैं अपर हाउस। सदन मतलब घर होता है, हाउस। निम्न सदन लोअर हाउस। अरे जो आपका नया पार्लियामेंट हम लोगों का जो बना है अभी, और इसकी दूसरी बात क्या होती है? ये भंग हो जाती है। और इसका कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है। सामान्य कार्यकाल 5 साल। ठीक है, अब हम इसी के बारे में आगे चलेंगे। एक हो गया। दूसरा क्या होगा? अब ये जो संसद हमने पढ़ी, संसद के 3 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, रोज जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, दोनों को सांसद कहा जाता है। अब यहाँ 2 चैम्बर्स बनते हैं। ठीक है, हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है, उसमें 2 घर बने हुए हैं। ठीक, एक घर ऐसे हैं, बिल्डिंग एक ही है, उसी के अंदर 2 चैम्बर्स हैं। तो एक होता है लोकसभा बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, LSRS। तो इसी में आपके सांसद बैठते हैं। यहाँ क्या बैठते हैं? जो आप लोग चुन के भेजते हैं वो यहाँ बैठते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में जो राज्य की विधायिका चुनती है वो बैठते हैं। बोलते सांसद ही हैं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर ये सांसद लोग कब बैठेंगे यहाँ अपने सदन में, हाउस में? ये घर है उनका, मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके सांसद जी। तो ये कब बैठेंगे यहाँ पर? इनको बुलाया जाएगा। पता लगता है छुट्टी पर हैं, सब लोग अपने अपने पूरे भारत से आते हैं, तो सब लोग अलग अलग जगहों पर हैं। तो जब कानून बनाना होता है तो इनको बुलाया जाता है, मीटिंग होती है। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, 550 लोग सांसद लोकसभा के और 250 लगभग राज्यसभा के। हमें अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं। ठीक है,
तो ये संसद जब इन लोगों को बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं सत्र। ठीक है, तो संसद के, ठीक है, समनिंग ऑफ हाउस बोलते हैं, संसद का संसद के सत्रों को आहूत करना। आहूत करना मतलब संसद के सत्रों को बुलाना। ठीक है, बुलाना मतलब आयोजन करना कि सभी लोग आ जाएं। तो इस क्रम में होता है क्या, एक आदेश जारी करता है राष्ट्रपति कि भाई ये सत्र जो है, सत्र अच्छा 3 होते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। 3 कौन कौन से? एक होता है बजट, ये क्वेश्चन भी आता ही है। दूसरा होता है आपका मानसून सेशन, सत्र को बोलते हैं इंग्लिश में सेशन। और तीसरा होता है शीतकालीन, विंटर सेशन। विंटर वो है ठंडी वाला। तो कभी कोई पूछता है कि सेशन कितने होते हैं, संसद के कितने सेशन होते हैं, तो आप बताइए 3 सेशन होते हैं। एक बजट, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन। बजट सेशन आपका जो है फरवरी मार्च अप्रैल में होता है, मानसून जून जुलाई, शीतकालीन नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, तो लेकिन हमने महीने बताया आपको, कब होगा एग्जैक्ट डेट। तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक आदेश जारी करेगा और उसमें बताएगा कि बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और जितने लोग हैं सदस्य वो सब उपस्थित हों लोकसभा में और राज्यसभा में। इसी को बोलते हैं सत्र को आहूत करना। ठीक है, अब जब खत्म होना होगा, चलो अब संसद का सत्र जो था, विधान बन गए, खत्म किया जाए, तो उसको बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलेंगे? सत्रावसान, सत्र का अवसान। अवसान मतलब होता है खत्म होना, सत्र प्लस अवसान है। ठीक है, तो सत्र खत्म होना, तो संसद के सत्र को आहूत करना या आयोजन करना और सत्रावसान करना, ये दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये विधायी काम है। ठीक, तीसरा यहाँ पर एक और बात आती है, लोकसभा का विघटन करना। वो भी यही करता है, कौन? राष्ट्रपति। इंग्लिश में डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस। ठीक, अब यहाँ पर एक बात नोट करके हम लोग लिख लेंगे यहीं पर, जो कंफ्यूज ना करें। क्या? नंबर 1, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। डिसोल्यूशन नहीं होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं। दूसरा, स्थगन, जैसे कोई सेशन जो एडजर्नमेंट होता है, सत्र का स्थगन। जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है वो करता है। सत्र का स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब मैं पीठासीन क्यों लिख रहा हूँ वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका, कौन सा काम राष्ट्रपति का नहीं है, तो तीनों दे देगा, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन और वो सत्राहूत करना। चौथा आपका हो जाएगा सत्र का स्थगन करना, एडजर्नमेंट। तो ये पीठासीन अधिकारी मतलब जो अध्यक्षता कर रहा होगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्षता अलग अलग लोग करते हैं ना, तो दोनों में अलग अलग व्यक्ति करेगा। लोकसभा में आपका स्पीकर करेगा और राज्यसभा में आपका जो सभापति होता है, चेयरमैन बोलते हैं,
चेयरमैन होता कौन है बाय डिफ़ॉल्ट? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष लिखिए। यहाँ राज्यसभा का सभापति, ठीक। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति करना, नॉमिनेट करना। लोकसभा एंड राज्यसभा में सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करना, नॉमिनेट करना बोलते हैं। नॉमिनेट करना या नाम निर्दिष्ट करना, ठीक है। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12। लोकसभा में 2। ये कहाँ के होते हैं 2 लोग? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। लेकिन ये प्रावधान इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। इनके क्षेत्र फिक्स कर दिए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र से, कला, कला तो बहुत सारी होती हैं, आप लोग जान रहे होंगे। विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से नियुक्त करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, ठीक है। ये हो गया इसका एक काम। इसके अलावा अब सत्र का आहूत हो गया मान लीजिए, तो यह सत्र को संबोधित भी करता है। तो संसद को संबोधित करना, कब? 2 बार करता है। पहली बार प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को, हर वर्ष होता है। और दूसरा कब करेगा? जब पहली बार लोकसभा का गठन होता है, मतलब लोकसभा गठन हुआ तो उसका पहला सेशन जो होगा उसको, लोकसभा के गठन के पश्चात होने वाला पहला सेशन, ठीक है। मतलब आप लोगों ने चुनाव किया, चुन लिए गए, अब पहला सेशन होगा तो राष्ट्रपति जो है एड्रेस करेगा दोनों सदनों को, ठीक है। संबोधन करना क्या होता है कि राष्ट्रपति बेसिकली बताता है कि क्या एजेंडा होगा सरकार का, ठीक है। अगला, ये क्या करता है? जो बिल होते हैं, क्या होते हैं? बिल, विधेयक, विधेयकों पर अपनी अनुमति, सहमति, अनुमति से अच्छा सहमत, असेंट, आप अनुमति भी लिख लीजिए, सहमति, अनुमति देता है। और जैसे सहमति मिलती है तो
इस प्रकार बिल विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक क्या बन जाता है? कानून। कानून को क्या बोलते हैं? एक्ट। मतलब ये कि ये है बिल आपका, सेम बातें लिखी हुई है, बिल पर साइन हो जाएगा राष्ट्रपति का, तो वही चीज़ क्या बन जाता है? एक्ट। ये लागू हो जाता है, फिर पूरे भारत में लागू हो जाएगा। ये लागू नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ जब तक साइन नहीं होगा राष्ट्रपति का तब तक वो क्या है? बिल है। बिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विधेयक। एक्ट को कानून। ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है सहमति। राष्ट्रपति अपनी सहमति। तो क्या राष्ट्रपति अपनी सहमति कितने प्रकार से देता है या नहीं देता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, सहमति को क्या करेगा? जैसे आप ही के पास आता है कोई प्रपोजल कि भाई हमारे घर आ जाओ, तो आप कहते चलो ठीक है चलते हैं। ये तो हो गया सामान्य बात। आपको लगा नहीं बंदा तो ठीक नहीं है, तो आप मना कर देते हो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। या कहते हो नहीं चलो बाद में आएंगे। ये चीज़ें होती ही नहीं होती हैं? होती हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। अब राष्ट्रपति के पास आया बिल। बिल आ गया राष्ट्रपति के पास। ठीक। अब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? राष्ट्रपति के पास विकल्प हैं, या तो हाँ कर दे, या तो मना कर दे, या तो कहे ऐसा करो वापस ले जाओ इसको, वापस कर दो, या वापस कर दे बिल को। ठीक। हाँ किया राष्ट्रपति ने तो बन गया आपका कानून। ठीक। मना कर दिया इस राष्ट्रपति ने, इसको बोलते विद होल्डिंग असेंट। विद होल्डिंग ऑफ असेंट। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 11 में है, 111। ठीक है। विद होल्डिंग ऑफ असेंट यही होता है, इसको वीटो पावर बोलते हैं। वीटो का मतलब मना करना, तो उसने मना कर दिया कि हम इसको सहमति नहीं देंगे, तो ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो। ठीक। एक हो गया वापस कर देगा। वापस करेगा तो कहाँ जाएगा? संसद में जाएगा। ठीक। संसद फिर पारित करेगी और वापस भेजेगी। ये वापस आएगा। अब जब वापस आएगा राष्ट्रपति के पास, तो वो बाध्य है अनुमति देने के लिए, बाध्य है सहमति के लिए, अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है। और एक्ट बन जाएगा ये, या कानून बन जाएगा। तो ये भी वीटो है। ये कौन सा वीटो होगा? जब वापस करके फिर से वापस आएगा, ये होगा आपका सस्पेंशन वीटो। कुछ समय के लिए टल गया। हिंदी में होगा इसका निलंबनकारी। निलंबन। निलंबनकारी वीटो। वीटो का मतलब मना करना। ठीक। ये 3 विकल्प हो गए राष्ट्रपति के पास। एक और विकल्प होता है उसके पास। कौन सा? कि भाई कुछ करे ही ना, उस पर कोई कार्रवाई ना करे। कोई कार्रवाई नहीं। मतलब राष्ट्रपति के पास आया बिल, रखा हुआ है, ना हाँ
नन्ना न वापस पड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? जेब में पड़ा हुआ है राष्ट्रपति के, मनी नहीं है, जैसा है पड़ा रहने दो। इसका प्रयोग एक बार किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और कौन सा बिल था? पोस्ट ऑफिस, याद कर लीजिए, जहाँ पर आप लोग लेटर भेजते हैं वही पोस्ट ऑफिस बिल करके जैसे आए डाकघर विधेयक, आपको टिक कर देना तुरंत। एक ही बार प्रयोग हुआ है पॉकेट वीटो का। तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो होती हैं, 3 प्रकार की वीटो हो गई, ठीक है। वीटो क्या होता है? मना करना। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा? राष्ट्रपति पूरा मना कर देगा कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ये बिल ठीक नहीं लग रहा है मुझे। दूसरा ऐसा है कि इसमें कुछ संशोधन करके ले आओ, थोड़ा परिवर्तन करके, तो वो वापस कर देगा संसद को, और संसद फिर पास करके वापस भेजेगी राष्ट्रपति के पास। तो ये हो गया सस्पेंशन वीटो। कुछ समय के लिए सस्पेंड वीटो का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक। एक होगा कि बिल तो आया है, हम उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते, ना साइन करेंगे ना वापस करेंगे, दैट इज पॉकेट वीटो। एकदम व्यवहारिक हो के आप लोग होप सो समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आपको प्रक्रिया समझनी है वीटो का, मैं पूरी एक प्रक्रिया दिखा देता हूँ। क्योंकि संसद के जो 3 भाग हैं, यह बन रहा है कानून, ठीक है। कैसे काम करेंगे तीनों? ये हो गया आपका एक डब्बा लोकसभा का, एक हो गया डब्बा राज्यसभा का, 2 सदन जहाँ पर आपके लोग बैठे हुए हैं जिनको आपने वोट किया हुआ है। यहाँ 552 लोग थे पहले, यहाँ 245, और यहाँ बैठा हुआ है राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में, बड़ा सा घर है उसका, है ना। अब आपको बनाना है बिल। मान लीजिए कोई बिल बनाना है कि कौन सा बिल बना लें हम लोग? व्यापार करना है, मान लीजिए व्यापार बिल बनाना है हमें। व्यापार को लेकर एक कानून बनाना है। तो ये क्या होगा? इस व्यापार बिल को लोकसभा में रखा जाएगा। कौन रखेगा? इस बिल को रख सकता है मंत्री रखेगा, सरकार का जो होगा, या संसद के सदस्य, मतलब ये आपके सांसद महोदय, 2 लोग रख सकते हैं। जो लोग वहाँ के मेंबर हो रख सकते हैं। बिल रखा जाएगा, यहाँ बिल पास हुआ, मेजॉरिटी से पास होगा, मतलब 552 के आधे कर लीजिए, अभी तो 550 होंगे, और आधे से एक ज़्यादा हो, पास हो गया बिल, ठीक। यहाँ बिल हो गया ओके। फिर ये जाएगा यहाँ राज्यसभा में, यहाँ भी वैसे ही पास किया जाएगा ओके। फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास गया, इसने किया साइन। अब इसके पास जो विकल्प खुलेंगे, साइन किया ओके, और आपका कानून बन के तैयार हो गया, अब देश में लागू हो जाएगा। यही प्रक्रिया होती है कानून बनाने की। अब बिल चाहे लोकसभा में भी कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। इंट्रोड्यूस मतलब रखा जाए, ठीक है। राज्यसभा में रखा जाएगा तो लोकसभा जाएगा, लोकसभा से राष्ट्रपति पास जाएगा, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति के पास आता है तब यहीं पर उसके पास विकल्प होते हैं। कौन कौन से? सहमति, सहमति से अच्छा लिखते हैं हाँ, ठीक है, नहीं, मना कर दिया, वापस कर दिया। वापस कहाँ? संसद को, या नो एक्शन। हाँ वाला तो आपने देख लिया क्या होता है। हाँ किया तो कानून बना, नहीं किया एब्सोल्यूट वीटो, जो हमने पढ़ा ऊपर। वापस कर दिया सस्पेंशन वीटो, नो एक्शन पॉकेट वीटो। अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को वीटो पावर में नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो एकदम क्लैरिटी के साथ रखेंगे, ठीक है। तो सारे बिल का ये प्रोसेस होता है।
यहाँ पर आपको नोट करके एक बात रखनी है, जो संदर्भ में है बिल के। किसके संदर्भ में? बिल के। बिल होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर, आगे लगा लीजिए बिल, बिल मतलब विधेयक। और एक होता है पब्लिक बिल, इसको बोलते हैं सरकारी बिल, सरकारी विधेयक। ये निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल, निजी सदस्य बिल। इसमें अंतर क्या होता है? कुछ नहीं अंतर होता है। जो सरकारी विधेयक होता है, ये जब सरकार लेके आती है, मंत्री, उसी को बोलते हैं सरकारी विधेयक। और जो इनके अलावा लोग होते हैं, सांसद, वो लाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, एक बात ये नोट हो गई आपकी। दूसरा बिल होता है एक मनी बिल। मनी बिल भी राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि सारे बिल राष्ट्रपति के पास जाने ही जाने हैं। इस पर उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। कौन कौन से? या तो यस या तो नो। वो वापस नहीं कर सकता और ना ही रखे रख सकता है। ठीक है, बस मनी बिल में राष्ट्रपति के पास वापस करने का विकल्प नहीं होता है और पॉकेट में रखने का विकल्प भी नहीं होता है। कारण क्या है? मनी बिल से होता क्या है, पैसा निकाला जाता है। सरकार जो पैसा निकालती है वो मनी बिल से निकालती है। कहाँ से? खाते से पैसा जो होता है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं उससे। तो टैक्स अगर पैसा नहीं निकलेगा तो सरकार का काम कैसे चलेगा? तो या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट करना होगा तुरंत। इसमें कोई विकल्प राष्ट्रपति के पास नहीं है। तीसरा है, एक होता है मनी बिल को हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर भी ये कौन सा होता है? जो हमारा संविधान बना हुआ है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, कोई आर्टिकल जोड़ना है, कोई निकालना है, कुछ भी करना है, उसी को बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प है, यस ओनली। उसे हाँ ही करना है, मतलब साइन करना ही करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बचा ही क्या? तो जो जनरल बिल होते हैं, नॉर्मल, जिनको बोलते हैं साधारण विधेयक, उसके मामले में उसके पास चारों पावर्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वर्क आप लोग इतना समझ गए होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। आगे चलते हैं। एक और घटना घटती है यहाँ पर बिल के संदर्भ में। वो कौन सा? राज्य विधायिका के जो बिल होते हैं, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक, इसके संदर्भ में भी इसके पास शक्तियां हैं। ये अनुच्छेद 201 है। ठीक, ये कैसा? राज्य विधायिका मतलब हम प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रांतों में जैसे विधानमंडल, वहाँ बिल कैसे बनता है ये समझ लीजिए, फिर ये भी समझ में आएगा। विधानमंडल, जैसे यूपी का विधानमंडल कहाँ है? लखनऊ में। यहाँ बिल ओके होगा, यहाँ से जाएगा राज्यपाल के पास, यहाँ पास होगा। इंट्रोड्यूस कौन करेगा? वही मंत्री करें या वहाँ के सदस्य करें? सदस्य कौन से? विधायक। और यहाँ ओके हुआ, राज्यपाल के पास साइन हो गए, ओके, और आपका एक्ट बन गया। यहाँ पर भी राज्यपाल के पास वही पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है,
एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर उसके पास होती है, चलिए हम वैसे ही लिख लेते हैं एस। नो, नो किया, रिजेक्ट कर दिया उसने, ठीक। फिर रिटर्न कर दिया, वापस करना। एक होता है आरक्षित करना, ये बिल आरक्षित करता है, आरक्षित करना किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। आरक्षित करना राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये बिल आएगा राष्ट्रपति के पास, जब उसने आरक्षित कर लिया। ये पावर है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 200 में। अब ये राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति इस पर कुछ भी कर सकता है, यस, नो, ठीक है। सस्पेंशन वीटो आपने जो कहा, मतलब यस रिटर्न कर सकता है, सीधा सा लिखो रिटर्न, या फिर नो एक्शन, दैट इज पॉकेट वीटो। चारों में से कुछ भी कर सकता है राष्ट्रपति। अगर ये वापस होता है यहाँ से, तो वापस किसको जाएगा? वापस गवर्नर को जाएगा, गवर्नर दैट इज राज्यपाल, और राज्यपाल से विधायिका को जाएगा। विधायिका का मतलब यहीं वापस आ जाएगा, ठीक। अब फिर ये पास करेगी, फिर वापस आए मगर राष्ट्रपति पास, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है दोबारा अगर भेजती है राज्य की विधायिका कि हमको सहमति देना ही देना है, ऐसा कोई बाध्यता राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। अगला काम राष्ट्रपति का हम लोग देखते हैं। अगला काम है, यह कई रिपोर्ट्स को वहाँ पर रखवाता है, संसद के पटल पर। संसद के पटल पर, पटल का मतलब संसद में रखवाना, पर रिपोर्ट रखवाना। जैसे कौन कौन सी रिपोर्ट है? सीएजी की रिपोर्ट होती है, हर साल आती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। सीएजी कौन सी रिपोर्ट होती है? ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, तो इन रिपोर्ट्स को क्या करता है, संसद के पटल पर रखवाता है। एक और महत्वपूर्ण बचा, अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 1, 2, 3, 123। अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करेगा, बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। कब जारी करेगा? जब संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो। इंग्लिश में बोलता है जब रिसेस हो, रिसेस इन पार्लियामेंट, ठीक है। रिसेस मतलब क्या? सदन सत्र ना चल रहा हो। अध्यादेश क्या होता है? इसको बोलते हैं अध्यादेश को ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पूरी जो प्रक्रिया होती है, जो हुई है, जैसे कोई एक्ट होता है, जो एक्ट की पावर होती है वही पावर अध्यादेश की होती है, लेकिन ये अल्प समय के लिए होता है, इसकी प्रकृति होती है अल्पकालिक। कानून एक बार बन गया तो लागू रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं रहेगा, अल्पकालिक प्रकृति होती है इसकी। और इसका पीरियड पूछा जाता है कब तक, अधिकतम समय क्या होगा इसका।
अधिकतम समय होता है, जो क्वेश्चन ये आता है कि एक अध्यादेश की अधिकतम जीवन अवधि या काल क्या होता है जब तक वह लागू रह सकता है। तो 6 माह, 6 मंथ, 6 वीक। ठीक। अब मान ली सत्र में नहीं है, अध्यादेश आपने जारी कर दिया सरकार ने, तो ऐसा क्या होगा, जैसे ही संसद का सत्र आएगा, जैसे ही संसद आएगी वहाँ पर तुरंत अध्यादेश को रखना होगा उसके सामने, तो वो एक्सेप्ट करेगी। पारित हो जाएगा तो ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 6 हफ्ते सत्र शुरू होने के 6 वीक के अंदर, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होगा। नहीं तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। व्यवहार में क्या होता है, संसद का सत्र आया, रखा नहीं गया, 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा। जैसे पीरियड खत्म होने वाला हुआ, सेशन खत्म हो गया और दोबारा से फिर वही कर दिया जाता है, जो कि इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। तो हम लोग जो विधायी शक्तियाँ थी वो पढ़ चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे। तो ये वाला हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।